बस पूछा था आप ईश्वर को मानती हो, मैंने कहा हाँ। वो मैंने उसको इस तरह से आत्मविश्वास से कहा कि मानती हूँ। अगर मैं थोड़ा सा भी वो करती कि कभी कभार, तो वैसा नहीं था। पर कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है तो नॉर्थ ईस्ट है, नक्सल एरियाज है, जम्मू कश्मीर है और सांप्रदायिक दंगे और होते रहते। एक्सपीरियंस में तो मुझसे यही पूछा था कि आबकारी विभाग का जो काम सीखा है आपने, वो एज ए डिप्टी कलेक्टर आप कैसे उसको इम्प्लीमेंट। हेलो हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। यूपी पीसीएस का इंटरव्यू कंटिन्यूअस चल रहा है। उसी कड़ी में मैम बाहर आई हैं, चलिए इनसे डिटेल डिस्कस करेंगे। इनका इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसा रहा, साथ ही इनकी यूपी पीसीएस की जर्नी कैसी रही और आपको क्या मैसेज देने वाली है। मैम सबसे पहले आपको कांग्रेचुलेशन, इंटरव्यू अपीयर करने के लिए कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है और अच्छा इंटरव्यू हुआ। कल्पराज सर का बोर्ड था मेरा और कॉर्डियल माहौल है, बढ़िया इंटरव्यू हो जाए। अपने बारे में बताएं मैम। मैं अभी आबकारी इंस्पेक्टर हूँ यूपी में, ललितपुर में पोस्टिंग है मेरी और ये मेरा तीसरा प्रयास है यूपी में। और इंटरव्यू मैम कौन सा है? इंटरव्यू मेरा तीसरा ही है। तीसरा? 3 बार में आप तीनों? पहली बार में मेरा एक्साइज इंस्पेक्टर में हुआ था, फिर इंटरव्यू दिया था, हुआ नहीं था उसमें। ओके। और ये तीसरा अटेम्प्ट। ओके, पिछले 2 एक्सपीरियंस के आधार पर ये वाला बेटर लग रहा है आपको? हाँ, ये बेटर इंटरव्यू था। सारे क्वेश्चंस मुझसे बन रहे थे जो पूछ रहे थे, ज्यादातर जॉब प्रोफाइल से संबंधित थे, आबकारी विभाग से संबंधित। तो मेरे अटेम्प्ट हो गए थे सारे क्वेश्चन। ओके मैम, थोड़ा आप उन क्वेश्चन को रिवील करें। 2 शिफ्ट में एक्चुअली हम लोग क्वेश्चन को रिवील करेंगे। एक तो आपके वर्क एक्सपीरियंस के आधार पे, दूसरा करंट ओरिएंटेड या स्टैटिक पोर्शन जो आता है। तो आप पहले वर्क एक्सपीरियंस वाला बताएं, क्या पूछा गया? वर्क एक्सपीरियंस में तो मुझसे यही पूछा था कि आबकारी विभाग का जो काम सीखा है आपने, वो एज ए डिप्टी कलेक्टर आप कैसे उसको इम्प्लीमेंट करोगी और क्या सीखा है आपने जो आप आगे उस फील्ड में अच्छा करोगी। और दूसरा मुझसे पूछा था ज्यादातर तो कि कैसे बनती है शराब और आबकारी से संबंधित जो चीजें हैं, बेसिकली इंटरनल चीजें पूछी थी। ओके। और आपका जो स्टैटिक्स पोर्शन आता है या करंट से क्या था? करंट से तो मणिपुर हिंसा के बारे में पूछा था। उसके अतिरिक्त पूछा था कि भारत में कहाँ कहाँ कॉन्फ्लिक्ट के एरियाज है जहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। तो नॉर्थ ईस्ट है, नक्सल एरियाज है, जम्मू कश्मीर है और सांप्रदायिक दंगे और होते रहते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके साथ एक गुड न्यूज शेयर करना चाहूंगा। अगर आप यूपीपीएससी 2024 प्रीलिम्स टारगेट कर रहे हैं तो पीडब्ल्यू की तरफ से आक्रोश बैच, जो कि बाइलिंगुअल फॉर्मेट में है, 1999 में आपको एक्सेस हो रहा है। उसके अलावा अगर आप हिंदी मीडियम से प्रीलिम्स और मेंस दोनों टारगेट कर रहे हैं तो फिर 4999 में प्रथम 2.0 बैच आपको एक्सेस हो जाएगा। इन सब के साथ अगर आप हमारा कोड स्टूडेंसी यूज करते हैं तो आपको अगेन डिस्काउंट देखने को मिलेगा। अगर आप बीपीएससी 70 टारगेट कर रहे हैं प्रीलिम्स मेंस, तो आपके लिए प्रथम एंड सक्षम 2 पॉइंट बैच है जो कि 4999 में एक्सेस हो रहा है। इन सब में आपको डेली लाइव लेक्चर्स, क्लास नोट्स, स्टडी मटेरियल, पीवाईक्यू एनालिसिस, ये सारी बेनिफिट्स एक्सेस होंगे। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, इनके सारे बैच को देख सकते हैं और परचेज कर सकते हैं। आप हमारा कोड स्टूडेंसी यूज करेंगे तो इनके सारे बैच पे डिस्काउंट मिल जाएगा। चलिए अपनी वीडियो में आगे बढ़ते हैं। थैंक यू सो मच। इथिक्स से मुझसे बहुत से क्वेश्चन पूछे थे। नैतिकता क्या होती है, मॉरल डिलेमास क्या होते हैं, और अगर आप कभी मॉरल डिलेमा की सिचुएशन में हुई तो कैसे आप उसको, किस तरीके से आप उसको सॉल्व करोगी मॉरल डिलेमा को। तो मॉरल वैल्यूज के ऊपर। ओके, अगर इस पूरे बात को अगर मैं समराइज करना चाहूँ तो इंटरव्यू हॉल में आपके डिसीजन मेकिंग को पूछा जाता है, कितनी जल्दी डिसीजन मेकिंग करती हैं और कितना अच्छा करती हैं, और आपके एथिकल वैल्यूज को देखते हैं वो लोग, यही ना? हाँ बिल्कुल, ये देखते हैं। इसके अतिरिक्त जैसे कि हम ये कह सकते हैं कि वो हमारा कॉन्फिडेंस चेक करते हैं। कॉन्फिडेंस मतलब आत्मविश्वास अगर आप में है तो आप वैसे ही जीत रहे हो 100%। ओके। तो आपको अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप सॉरी बोल दो, लेकिन मतलब अपना जो अंदर से मजबूती है वो अच्छे से रखना है। एक्सप्रेस ऐसा करना है कि हमको नॉर्मल बिहेवियर करना है, अपना पैनिक नहीं होना है वहाँ पे। मैं एक क्वेश्चन करना चाहूंगा। आप ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं तो मैं ये जानना चाहूंगा, जब आप इंटरव्यू हॉल में जाती हैं, आपके पास एक जॉब होती है सरकारी, तो अंदर कॉन्फिडेंस होता है क्या कि कोई बात नहीं यार, यहाँ नहीं होगा तो अपनी तो जॉब है ही, या फिर नहीं ऐसा तो नहीं होता? क्योंकि मैं सर्वोच्च पद डिप्टी कलेक्टर के लिए प्रयास कर रही हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरा पोस्ट इतनी अच्छी नहीं है अभी, तो मैक्सिमम देने के लिए एक सामान्य आत्मविश्वास की आवश्यकता होती है। हमको ऐसा नहीं सोचना है कि हम बहुत बड़ी पोस्ट पे, ऐसा नहीं। मैम आप ऑलरेडी सिलेक्टेड है, जब ऐसे आप सोच रहे हैं, जो फ्रेशर है वो फिर कैसे अपने आप को बैलेंस रखेगा उस हॉल में? हाँ, हर व्यक्ति में प्रतिभाएं होती है। मेरा सिलेक्ट होने का मतलब ये नहीं है कि मैं किसी से आगे हूँ। बस ये है कि उसकी प्रतिभा छुपी हुई है तो उसको अपनी प्रतिभाओं को आगे बढ़ाना है, तो ऐसे वो मैनेज कर लेगा चीजें। जब आप इंटरव्यू हॉल में जाती हैं, उससे पहले का जो टाइम है जब वो आप हॉल में बैठी होती हैं, वहां पे क्या फ्रेम कर रही होती है कि मैं इंटरव्यू अपने ओरिएंटेड चलाऊंगी, या फिर इस तरह से मैं जवाब दूंगी कि सारा इंटरव्यू का क्वेश्चन मेरे ओरिएंटेड चले और मैं इंटरव्यू लेके आगे बढ़ूं? क्या चल रहा था?
शुरुआत में मुझे लग रहा था मैं अपना इंट्रोडक्शन दूंगी कि मैं यहाँ पोस्टेड हूँ, यहाँ उज्जैन की रहने वाली हूँ, मध्य प्रदेश की। लेकिन वहां जाने के बाद वो जो प्रश्न पूछते हैं उसके हिसाब से हमको आंसर देने होते हैं। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि हमारे फ्रेमिंग के हिसाब से हमसे कुछ पूछा जाता है। इसीलिए शांति से रहो, पानी पियो और आराम से बैठो, समस्या नहीं है कुछ। आप एक इंट्रो कैसे तैयार की, जब अंदर आपको लग रहा था कि इंट्रो मुझे कैसे देना चाहिए, मुझे ये दिखाना चाहिए कि मैं ऑलरेडी सिलेक्टेड हूँ, या फिर मुझे इतना ही दिखाना चाहिए जितना आप पूछ रहे हो? नहीं, सिलेक्टेड हूँ ये तो क्योंकि उनको जानकारी नहीं होती है हमारे बारे में, तो ये बताया जा सकता है कि मैं इस पोस्ट पे हूँ। इसके अलावा इंट्रो में हमारा नाम गुप्त रहता है तो हम बता नहीं सकते उसको। तो मैंने अपना बर्थ प्लेस है उज्जैन, उससे शुरू किया था, उज्जैन से। उसके बाद मैंने अपना ये एजुकेशनल बैकग्राउंड बताया, फिर मैंने अपनी पोस्ट बताई और अपनी हॉबीज बताई फिर मैंने। तो जरूरी नहीं है कि हमसे डायरेक्ट कुछ पूछा ही जाए, हमसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं वो, तो हमको इंट्रोडक्शन की आवश्यकता नहीं पड़ती, कई बार ऐसा होता है। धार्मिक ओरिएंटेड थे? धार्मिक ईश्वर को आप मानती हैं, हमसे पूछा था, मैंने कहा जी मानती हूँ। उन्होंने उसके अगेंस्ट कुछ पूछा? नहीं, बस पूछा था आप ईश्वर को मानती है, मैंने कहा हाँ। मैंने उसको इस तरह से आत्मविश्वास से कहा कि मानती हूँ। अगर मैं थोड़ा सा भी वो करती कि कभी कभार, तो वैसा नहीं था, फर्म आंसर था मेरा कि मैं मानती हूँ। और तर्क के आधार पे ईश्वर को मैं, वैसा नहीं होगा कि मानना बंद कर दूँ। तो उन्होंने उस पर कोई क्वेरी नहीं पूछी थी। एक कॉमन क्वेश्चन मैं थोड़ा कवर आज के इंटरव्यू में कर रहा हूँ। जो आपको दूर से लड़की देख रही है, जो गांव से है और ऐसे शहरों में नहीं आ पा रही है, उसके पास पैसे अफोर्ड करने के लिए नहीं है कि एक अच्छी कोचिंग ले पाए, क्या लगता है कि बिना कोचिंग के या यूट्यूब से सहारा लेके, गूगल से सहारा लेके, विकिपीडिया से लेके, वैल्यू एडिशन करके वो यूपी पीसीएस में यहाँ तक आ सकती है? बिल्कुल आ सकती है, क्योंकि YouTube से और किताबें मिलेगी मार्केट में, आप उससे अपना सेल्फ नोट्स बनाएं और लगातार पढ़ते रहिए। कभी हम 4 घंटा पढ़े, कभी 5 घंटा पढ़े, कभी बिल्कुल नहीं पढ़े। लगातार पढ़ना इस एग्जाम की सफलता की कुंजी है, कि हम कोई चीज को छोड़े ना, करते रहें। क्योंकि हम धीरे धीरे दौड़ेंगे तो एक दिन हम बहुत आगे निकल जाएंगे। ऐसा नहीं कि एक दिन हम 20 घंटे पढ़ लिए और 15 घंटे पढ़ लिए। अगर हम 5 घंटे भी अगर रोज पढ़ रहे हैं तो हम अच्छा मैनेज कर लेंगे। लेकिन उनका ये भी तो डाउट रहता है कि मैं घर में रह के वो माहौल कैसे बनाऊं, मेरे आसपास जो वो कैंडिडेट हैं उस मेंटलिटी के तो है नहीं, मम्मी पापा हैं वो केयर से रखते हैं, कुछ बर्डन नहीं होने देते हैं, वो उससे भी बाहर तो आना होता है। बिल्कुल, ताकि आपकी पर्सनालिटी इनहेंस हो पाए और इंटरव्यू में आप एक अच्छा परफॉर्म दे पाए। तो उनको बाहर आना जरूरी नहीं है? ऐसा नहीं है कि बाहर आया जाए, क्योंकि आजकल ऑनलाइन माध्यमों से हम चीजें सीख सकते हैं। और अगर परिवार की बात है, डिस्ट्रैक्शन है अगर फैमिली में, तो आप रात की पढ़ाई का शेड्यूल बनाइए। मैं भी अपने घर पे थी तो 4 बजे रात तक पढ़ती थी, क्योंकि 10 बजे से लेकर 4 बजे तक शांति हो जाती है। तो रात का समय अगर हम फैमिली में हैं और अगर पढ़ नहीं पा रहे हैं तो उसको मैनेज करिए कि रात में पढ़ें ज्यादा से ज्यादा। प्री की जो तैयारी और मेंस की तैयारी, अगर इसको इंटीग्रेट करें तो क्या लगता है आपको कि प्री ओरिएंटेड कब हो जाना चाहिए और मेंस को कब छोड़ देना चाहिए? जैसे मार्च में एग्जाम है 17 मार्च को, तो 1 महीने पहले प्री ओरिएंटेड हो जाना चाहिए। उसके पहले पूरा मेंस की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि मेंस के नंबर से ही चीजें अच्छी होती है। जो पीवाईक्यू होता है लास्ट में करना होता है या फिर पहले करके तब आपको स्टैंडर्ड बुक पे आना नहीं, होता है? पहले आप बुक पढ़ लो, फिर पीवाईक्यू कर लो, फिर डबल रिवीजन करो बुक का। 3 स्टेप्स में पढ़ाई करें। ओके, जब आप एक एक मॉक टेस्ट लगाते हो, आप टेस्ट सीरीज लगाते हो, तो टेस्ट सीरीज को टैकल करने की टेक्निक क्या है? आपको पहले ये देखना होता है कि पहले आप करके आगे बढ़ जाओ, अगले दिन एनालिसिस करो। एनालिसिस में भी कैसे एनालिसिस करना है? जो 3 ऑप्शन आपके गलत होते हैं, उन गलत ऑप्शन में कैसे हमें 365 देखना चाहिए, पीवाईक्यू को टच करा के या फिर जो सही है उसको करके आगे बढ़ जाओ? नहीं, पीवाईक्यू हमने देखा अगर हमारा कोई गलत है, या हमने जैसे भारत छोड़ो आंदोलन का पीवाईक्यू गलत हो गया हमारा, तो हमारे नोट्स जो हैं हम उसको एक बार देखें कि मेरे से कहाँ गलती हो रही है, और फिर उसको पढ़ने के बाद हम फिर से चीजों को याद करें, और जहाँ जहाँ टॉपिक्स में गलती है उनको कॉपी से रिवाइज करें, फिर से पीवाईक्यू लगाएं उससे रिलेटेड टॉपिक्स। चलिए मैम, लास्ट मैसेज उन एस्पिरेंट के लिए जो 2024 के कर रहे हैं, क्या आपके मन की बात है? ये है कि लगे रहिए आप, ईश्वर कभी ना कभी सबकी सुनता है, तो आप लोगों की भी जरूर सुनेगा। ओके, विश ऑल द बेस्ट मैम। उम्मीद करूंगा कि ये लास्ट अटेम्प्ट हो आपका और इसमें सिलेक्शन हो। होप गाइस वैल्यूएबल लगी हो वीडियो, कैसी लगी कमेंट करके बताएं, कोई डाउट हो तो वो भी कमेंट करें ताकि मैं अगले कैंडिडेट से पूछता हूँ। चलिए मिलते किसी और शानदार वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।